हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट वीडियो हमारा है। इसमें हम लोग एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में देखेंगे हम लोग। तो अभी ये एल्गोरिदम के बारे में अगर हम बात करें तो ये एल्गोरिदम होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हमको कॉलेज जाना है, तो हम सुबह उठते हैं, ठीक है, रेडी होते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक चला के जाते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं। तो ये हमारा कॉलेज जाने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया। तो यही जो प्रोसेस होता है वो एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और इसका एक कंप्यूटर के फील्ड में इसका डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा है एल्गोरिदम के बारे में, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पे कि एन एल्गोरिदम इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट कि एल्गोरिदम हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और अगर हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 3 चीज़ें 4 चीज़ें ये होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेप्स। फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेप्स का मतलब क्या हुआ कि हम अपने एल्गोरिदम में जो स्टेप्स लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो काम करते हैं एल्गोरिदम को सॉल्व करने के, तो जो हमारा स्टेप्स होता है तो वो हमारा स्टेप्स फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब कि काउंटिंग कर सकें उसको हम, 2 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप, 10 स्टेप्स, इतने स्टेप्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा एल्गोरिदम। ऐसा एल्गोरिदम नहीं हो कि हाँ एल्गोरिदम हमने स्टार्ट कर दिया, कोई काम करना शुरू कर दिया, अभी वो एंड नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेप्स होने चाहिए एल्गोरिदम। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड नंबर, तो वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट होने चाहिए। अपने एल्गोरिदम में जो हम इनपुट देते हैं, जैसे कि अगर हमको 2 नंबर को ऐड करना है तो 2 और 5 को ऐड करना हम मान लो, तो 2 और 5 ये हमारा वेल डिफाइंड है। हमको पता होना चाहिए कि 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो वो 2 नंबर कौन से हैं। और ऐड करने के बाद जब आउटपुट हमारा आए आंसर, तो 5 और 2 को ऐड करना है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 7 हमारा ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड इनपुट, वेल डिफाइंड आउटपुट हमको चाहिए होता है। और यहाँ पे हम बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट, तो इफ़ेक्टिव एंड अनएम्बिगियस इंस्ट्रक्शंस। जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है अपने कंप्यूटर में, या तो a+b लिखा है या x+y, कुछ भी हमने लिखा हुआ है, तो हमारा क्या होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट हमने पॉइंट्स वही लिखा है, ये फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता कुछ है कि टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट टाइम्स। मतलब कि ये हमारा जो एल्गोरिदम्स है उसमें कोई लूप नहीं चलना चाहिए। लूप इन द सेंस ऑफ कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो रिपीट मोड में नहीं होना चाहिए, कुछ नंबर्स ऑफ टाइम्स में वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अगर स्टूडेंट हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि क्या होता है एल्गोरिदम, एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर लेते हैं, तो जैसे कि हम अगर चाय बनाना हो सुबह उठ के, तो अगर हम इसको एग्जांपल लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो बॉयल वाटर। सबसे पहले हम अपने पानी को गर्म करेंगे, चाय बनाना है तो वाटर को बॉयल कर देंगे। अब बॉयल वाटर, देखिए हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो चाय बनाना है, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि चाय बनाना है। अब सबसे पहला काम किया हमने, वाटर को बॉयल किया। सेकेंड काम हमारा ये है कि ऐड टी लीव्स और टी बैग टू ए कप। हमारे पास जो कप है जिसमें हमको चाय बनाना था, उस कप में हम क्या करेंगे, पहले जो टी का, चाय का जो बैग है उसको डाल देंगे, या तो उसके जो लीव्स होते हैं चाय के वो हम उसमें डाल देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट ऐड बॉइल्ड वाटर इनटू ए कप। अपने कप में जो हमने पानी गर्म किया था उसको भी डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, लेट इट स्टीप फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे कि आपस में अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम उसमें शुगर ऐड कर देंगे, या तो मिल्क होगा वो ऐड कर देंगे, ऑप्शनल होता है, जैसा आपको चाय की ज़रूरत है वैसे आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर क्या करने वाले हैं, फिर हम करें स्टार वेल मतलब हो गया स्टूडेंट, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, जैसे कि जो मिल्क है, शुगर है, सब अच्छे से हम मेल्ट कर देंगे उसको अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद फिर सर्व हॉट, और ये हम जो चाय हमारा बनकर तैयार हुआ उसको हम सर्व करेंगे, और गर्म चाय होनी चाहिए। तो ये पूरा हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है चाय बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, टू फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स। और इसमें हमने देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है केवल 3 पॉइंट्स में हमने एल्गोरिदम अपना कंप्लीट कर दिया है। अभी हम समझाने वाले हैं ऐसा क्यों किया हमने। पहले हमने क्या किया, अगर 5 नंबर को ऐड करना है तो पहले क्या किया हमने, टेक्स 5 इनपुट्स, 5 इनपुट लिया हमने, फिर वो सभी इनपुट्स को हम ऐड कर लेंगे 1 बाय 1 और फिर प्रिंट कर देंगे रिजल्ट।
अभी स्टूडेंट आप कहोगे कि ये सर 3 पॉइंट्स में क्या ये एल्गोरिदम सही है? तो स्टूडेंट एल्गोरिदम को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। ये छोटा एल्गोरिदम लिखने का हमारा मोटिव क्या था, आपको ये समझाना कि एल्गोरिदम एक्चुअली सही कैसा होता है, सही एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं हम। याद रखिए, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, हमारा मेन मोटिव है कॉलेज जाना। अगर एक प्रॉब्लम लेते हैं कि हमको कॉलेज जाना है और उसको हम उसका एल्गोरिदम लिखना है हमको, तो स्टूडेंट कॉलेज जाने का क्या एक ही प्रोसेस है कि हाँ हम बाइक से कॉलेज जा रहे हैं? हो सकता है कॉलेज आपके बगल में हो, हम पैदल चले गए कॉलेज, ठीक है, या तो अगर दूर है बाइक से चले गए, कॉलेज की बस से हम चले गए कॉलेज, या तो अपने फ्रेंड का हेल्प लेके चले गए, या तो किसी से लिफ्ट लेके चले गए हम, या तो हम कुछ दूर तक किसी से लिफ्ट लेके जाएं, या कुछ दूर तक फिर हम पैदल चले जाएं। मतलब कि मेन टारगेट हमारा है कॉलेज पहुंचने का, कॉलेज पहुंचने का मेन टारगेट है। लेकिन वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा है कई प्रकार से, 3 4 5 तरीके हैं। तो हर तरीके को अगर हम बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो एक तरीका अप्लाई कर रहे हैं तो एक एल्गोरिदम हुआ, दूसरे प्रकार को दूसरे तरीके को फॉलो कर रहे हैं तो दूसरा टाइप्स को हो गया। ऐसे ही करते करते हमारे पास एक प्रॉब्लम के कई सारे एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। ये सभी एल्गोरिदम्स ही है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सभी एल्गोरिदम्स है। तो अब हमारे पास कई सारे एल्गोरिदम्स मिल गए हैं। अब इस एल्गोरिदम्स, कई सारे एल्गोरिदम्स में से हम कौन सा एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं अपने कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसा एल्गोरिदम्स जिसको सॉल्व होने में या तो रन करने में कम समय लगे, ऐसा एल्गोरिदम जिसको अप्लाई कर दिया हमने और कम समय लगे, हमको कॉलेज जाने में समय भी कम लगे, खर्चा भी कम लगे, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम। हमारा बेस्ट सूटेबल एल्गोरिदम वही है और उसी का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हमने लिया हुआ था यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि कई सारे हमारे पास क्वेश्चन था, टू फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स। तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा था टेक 5 इनपुट्स। अब 5 इनपुट्स कौन कौन से हम ले लेंगे? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो यहाँ पे 5 इनपुट्स हो गया। ऐड देम 1 बाई 1। अब इसमें हम 1 बाई 1 मतलब ए में हम पहले बी को ऐड कर लिए, जो आंसर आया उसमें हमने सी को ऐड कर लिया, जो आंसर आया उसमें हमने डी को ऐड कर लिया, जो आंसर आया उसमें ई को ऐड कर लिया। मिला जुला के हमारा फाइनल क्या है कि सभी ऐड करके सभी को हमको एल्गोरिदम्स में, चूँकि 5 नंबर को ऐड करना था तो सबको हमने आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा एल्गोरिदम स्टूडेंट, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एल्गोरिदम है। अब बात करते हैं कि अगर हमने एल्गोरिदम बना लिया, अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। एल्गोरिदम तो बन गया, हमारे पास एक एल्गोरिदम है, हमको एक प्रॉब्लम हमारा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हमको पता चल गया। अब अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम हमने अप्लाई किया है, तो क्या वो एल्गोरिदम कितना समय ले रहा है, क्या ज़्यादा समय ले रहा है, कम समय ले रहा है, हमारे मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है। तो ये जब समय की बात करते हैं टाइम का, कि एल्गोरिदम को रन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर हम बात करें स्पेस का, कि कंप्यूटर में हमारा एल्गोरिदम रन करने में कितना स्पेस ले रहा है, मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एल्गोरिदम बन के रेडी है। अब ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करता है स्टूडेंट, देखिए, तो ये हमारा एक एल्गोरिदम बन के तैयार है। अब उसके एफिशिएंसी को एनालाइज करने का काम कौन करता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कि इट इज़ यूज टू एनालाइज एल्गोरिदम एफिशिएंसी। हमारे एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को एनालाइज करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज़ करते हैं हम लोग। कैसे एनालाइज करेगा, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन फाइंड करता है टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इन दोनों का यूज़ करके ये एनालाइज करता है हमारे एल्गोरिदम के एफिशिएंसी को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, These notations describe time complexity और space complexity of an algorithm in the term of input size n। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो क्या डिस्क्राइब करता है, कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी हो या तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो, इसको यूटिलाइज करता है। अगर इनपुट साइज़ के ऊपर यन डिपेंड करता है, अगर इनपुट की साइज़ यन है तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी यन होगा, अगर यन स्क्वायर है तो यन स्क्वायर होगा, 1 है, मतलब कैसे ही वैल्यू होती है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये टोटल हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम डिटेल में बात करें इनके बारे में, तो हमारे पास कई सारे नोटेशन है। नोटेशन देखेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे एक है, इसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन, और यहाँ पे है बिग ओमेगा नोटेशन, यहाँ पे है बिग थीटा। आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा कैपिटल ओ लिखा हुआ है,
ये यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ है और यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। ये सभी तीनों हमारे नोटेशन है, सबका कुछ न कुछ मीनिंग होता है। अच्छा स्टूडेंट, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमको ये देखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है कि किसी एल्गोरिदम को रन करने में कितना समय लग रहा है। अब डिपेंड करता है कि अगर हमको जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास 10 नंबर है, इसको हम समझाते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। आते हैं, एक तो स्क्रीन ले लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, इसको हम समझते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 7, ये हमारा एक एरे है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमको इसमें देखना है कि 7 है कि नहीं, हमारे इस लिस्ट में जो हमने एरे बनाया हुआ है उस एरे में 7 है कि नहीं, 7 नाम का नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एल्गोरिथम के द्वारा हम देखना हो तो हमको सबसे पहले हम ये फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे, क्या ये 7 है, तो ये नहीं मिलेगा 7, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे, क्या ये 7 है, तो ये भी नहीं मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको चेक करेंगे, ये 7 है, नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। इसको चेक करेंगे, ये 7 है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इसको चेक करेंगे, ये 7 है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इसको चेक करेंगे, ये 7 है, हाँ ये 7 है, तो ये 7 है, तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया। लेकिन स्टूडेंट हमने क्या कितने बार चेक किया, अगर इस एरे की साइज़ n थी तो हमको पूरा n बार चेक करना पड़ गया, n बार चेक करना पड़ गया। इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पे टाइम लगा वो सबसे ज़्यादा लगा, n नंबर्स है और n बार चेक करना पड़ गया, तो टाइम सबसे ज़्यादा लगा। लेकिन अगर बाई चांस हमको ये 7 देखना हो, हमको सर्च करना हो कि 4 इसमें है कि नहीं, तो पहले हम देखते 4 है, पहला नंबर 4 है, नहीं है। दूसरा नंबर 4 है, नहीं है। तीसरा नंबर 4 है, नहीं है। फोर्थ नंबर वाला 4 है, हाँ ये 4 है, 4 हमको मिल गया यहाँ पे। तो हमने अगर हमारे इस पूरे की साइज़ n है तो हमने n से कुछ कम तक हमने चेक किया। लेकिन अगर n वैल्यू है, n का अगर हम हाफ भी कर दे तो वो भी n/2 भी हमारा इक्वल होता है n के स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर इनफाइनाइट नंबर हमारे पास है और कहते हैं इसका हाफ कर दो तो उसका हाफ भी तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसका अगर हम इसको बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा वर्स्ट केस, मतलब कि ये भी हमारा एक बड़ा आंसर आता है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी हाई है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि हमको ये नंबर लिखा हो, बोल दिया गया कि इसमें आप 1 को ही सर्च करो, तो हम जैसे ही आते हैं यहाँ पे वैसे ही हमको 1 मिल गया। तो इस एल्गोरिदम अगर हमको 1 सर्च करना हो तो समय सबसे कम लगेगा, और अगर हमको 4 को 3 को 5 को इनमें से कुछ सर्च करना हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, और ये जो ज़्यादा समय लग रहा है वो n के बराबर होगा। लेकिन अगर हमको ये 7 को सर्च करना हो, लास्ट वाला जो नंबर है, तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सभी कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका है। मतलब हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, या तो एवरेज समय लगेगा, या तो फिर बहुत कम समय लगेगा। तो यही है हमारा। जैसे कि अगर हम देखें, आपको बताएं तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये बिग O है, कैपिटल O से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब सबसे बिगड़ा हुआ रूप, सबसे ज़्यादा समय लगने, मतलब कोई एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा समय उसका अपने पूरे लाइफ टाइम का जो सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिग O के द्वारा, कैपिटल O लिखते हैं हम, और इसका यूज़ हम ज़्यादा करेंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये एल्गोरिदम कितना समय ले रहा है, तो हम उसका सबसे कम समय या तो एवरेज टाइम नहीं बताते हैं, हम बोलते हैं कि ये सबसे अधिक से अधिक इतना समय लेगा हमारा एल्गोरिदम रन करने में। अगर मैक्सिमम टाइम अगर वो उसका 1 मिनट 2 मिनट्स ऐसा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैक्सिमम टाइम ही उसका सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में हो तो कहा जा सकता है कि इसका जो है कि लोएस्ट टाइम तो और कम होगा। तो मैक्सिमम टाइम की बात की जाती है। और अगर हम यहाँ पे बिग ओमेगा की बात करें तो इसके लिए बिग ओमेगा को रिप्रेजेंट किया था जब बेस्ट केस होता है। बेस्ट केस मतलब सबसे कम समय। अगर हम यहाँ पे बात करें थीटा की बात करें तो बिग थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज केस को, याद रखिएगा स्टूडेंट। और इधर हमने जो यहाँ पे है सब एग्जांपल लिया हुआ है, ये एग्जांपल है, तो इसके बारे में भी आपको समझ में नहीं आएगा, हम बात करेंगे आगे 1 बाय 1 तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल हमको ये याद रखना है कि नोटेशन 3 हमारे पास हैं, एक है बिग O नोटेशन, एक है बिग ओमेगा नोटेशन और एक है बिग थीटा नोटेशन। बिग O नोटेशन को वर्स्ट केस बोलते हैं, वर्स्ट केस मतलब सबसे ज़्यादा समय। और बिग ओमेगा को हम लोग बेस्ट केस बोलते हैं, बेस्ट केस मतलब सबसे कम समय। और बिग थीटा को हम लोग बोलते हैं एवरेज केस, और एवरेज केस मतलब होता है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा के बीच में जो समय लगता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
अब बात करते हैं हम डिटेल में टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो जैसा कि हमने इसका डेफिनेशन आपको बताया अभी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ओवरऑल जितना हमारा एल्गोरिदम समय लेता है। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स टू रन एज ए फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ इट्स इनपुट। मतलब कि हमारा कोई भी एल्गोरिदम कितना समय ले रहा है, कितना अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है उसको अपने आप को एग्जीक्यूट कराने में कितना समय ले रहा है, या तो उसके अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहे हैं, जो इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो इनपुट के द्वारा रन हो रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, उसको टोटल अमाउंट ऑफ टाइम की अगर बात करें तो हमारा क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं, अगर ऐसा एल्गोरिदम्स होता है तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होना चाहिए, ये बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पे तो कांस्टेंट टाइम, अगर ऐसा कोई टाइम मिल जाए जो कांस्टेंट हो, जैसे कि अगर हमने बोल दिया x = 5, y = 10, ऐसा कुछ नंबर दे दिया हमने और उसको रन करें, हम पूछें कि ये एल्गोरिदम में x = 5 लिखा हुआ है तो कितना समय रन करने में लगेगा, तो याद रखिए ये कांस्टेंट टाइम लेगा रन करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो स्टूडेंट कि हम लॉगरिथमिक, हमारे एल्गोरिदम में लॉग लिया हो, हमने लॉग से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा हो, तो उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है वो हमारा log n होता है। ये सामने बिग ओ लगा हुआ है, हम बिग ओ की बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको बिग ओ लगा के लिखना है। जैसे कि हमने बोला ना कि आपको हर एल्गोरिदम में तीनों नोटेशन में से सबसे ज़्यादा नोटेशन हम बिग ओ का यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब सबसे ज़्यादा समय, तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय की बात कर रहे हैं। तो लॉगरिथमिक वैल्यू अगर है तो यहाँ पर log n लिखा जाता है। अगर कोई लीनियर वैल्यू है, लीनियर वैल्यू मतलब हो गया कि n तक वैल्यू चल रहा है, ठीक है ना, n तक चल रहा है लीनियर वैल्यू है तो उसका कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लीनियर अर्थमेटिक की बात करेंगे हम, जिसमें log भी आ जाए ये सब कुछ चीज़ें, तो हम n log n लिखते हैं इसको स्टूडेंट। आगे हम लोग एल्गोरिदम को प्रूव करके देखेंगे ये सब चीज़ें हैं कि नहीं, कैसे हैं। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, n²। जैसे n गुणे, जैसे कि रो हो, कॉलम हो, मैट्रिक्स पढ़ते हैं आप लोग, उसमें कई सारे रो होते हैं, कई सारे कॉलम्स होते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है वो n² होता है। ठीक है, अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात कर लेंगे, पावर में होता है तो इसका होता है 2n। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर हम फैक्टोरियल की बात कर लें तो नाम ही है फैक्टोरियल, तो इसका जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हमारा फैक्टोरियल n होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो होती है, जो हमने बताया अभी कि ये कांस्टेंट टाइम, एक कांस्टेंट टाइम है, लॉगरिथमिक है, लीनियर है, तो ये सब चीज़ें जो है ना किस एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने एल्गोरिदम का नाम भी लिखा हुआ है कि किस एल्गोरिदम में इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। ये देखिए, ये पूरा एल्गोरिदम लिखा हुआ है। 1 बाय 1 हमको इन सभी एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना भी है, तो हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। फिलहाल अभी याद रखिएगा कि अगर कांस्टेंट है तो 1 होगा, अगर लॉगरिथमिक है तो log n होगा, अगर लीनियर है तो n होगा, अगर लीनियर अर्थमेटिक है मतलब log भी है, लीनियर भी है, दोनों मिला के है तो उसमें हमें n log n लिखेंगे उसको। अगर क्वाड्रेटिक है तो n² है, अगर एक्सपोनेंशियल है तो 2n होगा, अगर फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल n हम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी का एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक तो लूप चलाते हैं, उसका कोड लिखेंगे। ठीक है, फॉर लूप चलाते हैं, तो फॉर i = 0 सेमीकोलन i <n सेमीकोलन i ++। C++ का कोड है तो हम सी आउट कर लेते हैं, सी आउट i को कर लेते हैं, सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा i 0 से लेके n तक स्टार्ट है, सबसे लास्ट वैल्यू n है। हमने बोला था कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जब बात करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ 0 से n है, तो सबसे मैक्सिमम टाइम कितना लगा है, n। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बिग O नोटेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि साइज n है, तो बिग O और यहाँ पे n लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसमें वर्स्ट केस की बात हो रही है, सबसे मैक्सिमम टाइम इसमें इतना लगा हमारे इस एल्गोरिदम में, यहाँ पे जो हमने कोडिंग किया। चलिए तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यही लूप का ही लेंगे, जैसे कि स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट i = 0 सेमीकोलन दे देते हैं, i <= n कर दिया हमने, सेमीकोलन देके i++ कर दिया। फिर से हम एक कर्ली ब्रैकेट देके फिर से एक लूप चलाते हैं, उस लूप के अंदर फॉर इंट j = 0 j <= n और j++।
कर्ली ब्रैकेट देके सी आउट कर लेंगे हम आई और जी को। तो सी आउट कर लिया हमने आई को, फिर से सी आउट कर लिया जी को हमने, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट दोनों हमने क्लोज कर लिया यहाँ पे। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको बताना है स्टूडेंट। अब कितना होगा, देखिए जो पहला वाला लूप हमारा है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर n है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगा। और दूसरे का जो लूप है वो भी उसका n हो जाएगा। तो n गुणे n टोटल कितना हो जाएगा, जैसे अगर हमारे मैट्रिक्स के लूप में लिखते हैं तो हम n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो जाता है, तो n गुणे n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वर्स्ट केस का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितना हो जाएगा, बिग O लिख के हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बिग O n स्क्वायर। क्वेश्चन लेके चलते हैं हम यहाँ पे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन इक्वल टू n सेमी कॉलन आई मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। कर्ली ब्रैकेट देके सी आउट कर लेते हैं हम आई को, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो सबसे पहले हम आपको स्टूडेंट ये बताना चाहेंगे कि जो ये आई मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2 लिखा है उसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताते हैं आपको आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 2 था तो 2 लिखा, 3 रहता तो 3 लिखते, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि मल्टीप्लिकेशन हो या तो डिवाइड हो। अगर ऐसे लूप चला हुआ है उसके अंदर हमने ये मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड लिखा हुआ है, या तो ये मल्टीप्लिकेशन मतलब एस का सिंबल, या तो मिल जाए आपको डिवाइड का सिंबल। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है तो हम उसमें डायरेक्ट इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लिखेंगे हम लोग, बिग O लिख के लॉग, और जिसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू n है क्योंकि स्टार्ट 0 से है, इंड n पे है, तो मैक्सिमम वैल्यू n है तो लॉग n हो जाएगा। तो बिग O लॉग n, ये हमारा हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं एक ठो डिवाइड के लिए। तो लिखते हैं हम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई डिवाइड इज इक्वल टू, एक ठो और फॉर नहीं, रुको फॉर हटाते हैं, यहाँ से फॉर नहीं चलाएंगे, सी आउट करेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सी आउट आई, बंद कर लिया इसको हमने। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे डिवाइड यूज़ किया है, तो आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको आराम से हम कर लेंगे, आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग O लॉग n। याद रखिए यहाँ पे 2 लिखा था हमने, 2 लिखा था तो उसको हम बेस 2 लिख सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिख सकते थे। अगर हम यहाँ पे 3 रहता तो हम बेस 3 करते, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड एल्गोरिथम यूजेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब कि हमारे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते समय जितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एक एग्जांपल लेके देखें अगर, तो हम एक लूप चलाते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं सेमी कॉलन आई लेस देन n आई प्लस प्लस कर लेते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, जो कि C++ का प्रोग्राम है। तो सी आउट हम यहाँ पे आई कर लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आई की वैल्यू 0 से लेकर n तक चल रहा है, लेकिन एक ही मेमोरी क्रिएट करेंगे हम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, एक मेमोरी क्रिएट करेंगे, उसमें आई को एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, 3, ऐसे करते करते n तक जाएगा। तो मेमोरी की ज़रूरत हमको एक बार ही पड़ेगी, इसीलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टूडेंट हम लोग बिग O और 1 लिखेंगे, ठीक है। बिग O ब्रैकेट में 1, ये इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा क्योंकि एक ही मेमोरी की ज़रूरत पड़ी हमको। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो एक ठो एरे बना लेते हैं। इंट ARR नाम का एरे बना लेते हैं और इसका साइज दे देते हैं हम n, ठीक है, सेमी कॉलन आगे दे देंगे। देखिए स्टूडेंट, एरे जो होता है आपको पता है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। एक से अधिक डेटा को एक साथ कलेक्ट करता है एरे, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम एरे की देखेंगे तो जितना हम एरे की साइज देंगे उतने ही स्पेस क्रिएट होगा मेमोरी में, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा n। तो n लिखना है तो हमको बिग O ब्रैकेट में n लिखेंगे। याद रखिए हमने बोला कि हम वर्स्ट केस हमेशा लिखते हैं, तो बिग O हमेशा हमको लिखना होगा, ओमेगा थीटा का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखें अगर, तो लूप चलाते हैं, डबल लूप चलाएंगे यहाँ पे। लूप इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन n सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, ठीक। कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एक तो और लूप चलाते हैं यहाँ पे। इंट j इक्वल टू 0 कर लेते हैं इस बार, सेमी कॉलन j लेस देन n
सेमीकोलन जे प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके सी आउट कर लेते हैं आई और जे को, सी आउट आई और जे हो जाएगा और बंद कर लेंगे इसको, इसको बंद कर लेते हैं। अब इसके अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें स्टूडेंट, तो अगर हमारा एक अकेला लूप रहता है यहाँ पे तो उसके लिए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है। जब i की वैल्यू 0 है तो j 0 से लेकर n तक चल रहा है, तो j i के लिए अगर हमको एक मेमोरी क्रिएट होता है तो j के लिए भी एक क्रिएट होगा, लेकिन जब i की वैल्यू आगे बढ़ेगी तो j के लिए फिर से मेमोरी क्रिएट होगा। इसका मतलब हो गया कि i जब 0 से n तक चलेगा तो j के लिए n मेमोरी क्रिएट होगा, तो टोटल स्पेस कितना लगेगा, n लगेगा, तो बिग O n लिख दिया हमने। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इसके लिए हम लोग इसका MCQs क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।